मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में इसके पहले की कक्षाओं में अब तक हम लोगों ने दो पाठ को विस्तार से पढ़ लिया है। एक तो वर्णमाला और दूसरा वर्ण विचार, जिसमें हम स्वर और व्यंजन को ठीक से पढ़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था व्हाट्सएप के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए कि सर इसके अभ्यास कार्य को या इसकी परिभाषा को हमें कहाँ लिखना है, नोटबुक में लिखना है या टेक्स्ट बुक में लिखना है, या इसके लिए कोई अलग से नोटबुक बनानी है, या साहित्य खंड वसंत की और व्याकरण की नोटबुक एक होगी। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होंगे, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सभी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिले। आपको हिंदी के लिए दो नोटबुक बनानी है। एक साहित्य खंड जिसमें वसंत भाग 3 के सभी पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, और एक और पुस्तक है आपकी भारत की खोज, उसके कुछ पाठ के प्रश्नों को चुना गया है और उन प्रश्नों के उत्तर को उसी नोटबुक में लिखना है जिसमें आप वसंत के प्रश्नों के उत्तर को लिख रहे थे। एक दूसरी नोटबुक बनानी है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मैं साहित्य से ज़्यादा व्याकरण को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि व्याकरण ही भाषा की मूल में स्थिर होता है। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है। तो व्याकरण के लिए एक अलग से आपको नोटबुक बनानी है जिसमें सभी प्रकार की परिभाषाएं ही लिखनी है केवल, और उसके जो अभ्यास कार्य हैं, प्रैक्टिस वर्क है, वो आपकी इस व्याकरण की टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ जगह दिया हुआ है, जो जो स्पेस है वहीं पर करना है। समझ चुके होंगे। परिभाषाओं को नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में सबसे अधिक आवश्यकता होगी जब हम पढ़ाएंगे क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन, जिसमें पत्र लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन रचना, चित्र वर्णन, जितने भी रचनात्मक लेख होंगे उसमें आपकी नोटबुक बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि न तो इसमें कुछ करना है और न तो मुंह से बताना है, वो करके ही दिखाना है अपनी नोटबुक में। इसलिए व्याकरण की एक अच्छी खासी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। आज की कक्षा में ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें पाठ से ही लिखना है, आपने अभी तक उत्तर नहीं भेजा। तो मैंने सोचा कि आज की कक्षा में इन दोनों पाठ के सभी प्रश्नों को, जो परिभाषाएं हैं और जो अभ्यास कार्य हैं, उसे हल करा दिया जाए, ताकि एक लंबा समय हो चुका है और आप भी अपने आप का मूल्यांकन कर सकेंगे, पुनर्मूल्यांकन कर सकेंगे। जिन लोगों ने कर लिया है वो उसे रीचेक कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है उसे अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले पहला पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसमें अभ्यास में पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके 3 उदाहरण दीजिए। तो आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 6 पर दिया हुआ है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। याद रखिए, वीडियो में मैंने सांकेतिक भाषा को भी बताया था, वो प्रायोगिक नहीं है, लेकिन जानना आवश्यक है कि एक भाषा ऐसी होती है जिसमें हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको लिखना है भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर पूछा गया 3 उदाहरण। तो मौखिक भाषा में वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत और भी बहुत सारे हैं, अपने मन से आप लिख सकते हैं इसमें से कोई भी 3। इसी तरह लिखित भाषा में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सूचना पट्ट, संवाद लेखन, विज्ञापन रचना, ऐसी वो सभी चीज़ें जहाँ पर लेखन कार्य होता है वो लिखित भाषा के उदाहरण हो सकते हैं। मैंने 5 बता दिया, इसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर है। तो पृष्ठ संख्या 7 पर इसका उत्तर दिया हुआ है कि गद्य साहित्य के अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करता है, जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी। जबकि
पद्य साहित्य के अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय के द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है, जैसे दोहा, चौपाई, कुल मिलाकर जैसे कविता लिखी जाती है। तीसरा है बोली किसे कहते हैं और यह उपभाषा कब बन जाती है। पृष्ठ संख्या 9 वहाँ पर दिया हुआ है सबसे ऊपर कि भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और ये उपभाषा कब बनती है, जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। फिर है लिपि किसे कहते हैं। पृष्ठ संख्या 9 पे इसका भी उत्तर है। लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। वीडियो में मैंने बताया था कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो एक और प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके मुख्य अंगों के नाम लिखिए। पृष्ठ संख्या 10 पेज नंबर 10 पे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखा करके उसके शुद्ध रूप से परिचित करवाता है। मैंने भी बताया था व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। फिर पूछा गया है इसी प्रश्न में कि इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो इसके मुख्य अंग 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें वर्ण विचार हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया है। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो शब्द विचार होगा और फिर उसके बाद वाक्य विचार होगा। इतना तो हो गया आपके नोटबुक के लिए परिभाषाएं। अब दूसरा प्रश्न है जो आपके टेक्स्ट बुक में ही करनी है, पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। इसको खाली स्थान दिया हुआ है और लिखा है के द्वारा मानव अपने विचारों को प्रकट करता है। किसके द्वारा करता है, भाषा के द्वारा। उसमें खाली जगह पे आप भरेंगे भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों को प्रकट करता है। फिर लिखा है लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि का, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर है व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, फिर खाली स्थान है, फिर लिखा है तथा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बाद क्या आएगा, शब्द विचार और वाक्य विचार लिखा ही है। 2 लिखा है पहले से, वर्ण विचार और वाक्य विचार, बीच में शब्द विचार भरना है। बोली भाषा का रूप होता है, खाली जगह है, कौन सा रूप होता है, बोली मौखिक रूप होता है। बोली भाषा का मौखिक रूप होता है। ज्ञान के संचित कोश को, खाली जगह है, साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। और फिर है हिंदी का उद्गम भाषा से हुआ है। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। तो ये सभी उत्तर हैं खाली स्थान भरने के लिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे करेंगे। फिर है भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के नाम अलग अलग करके लिखिए। बॉक्स में भाषाओं के नाम दिया हुआ है और एक तरफ है विदेशी भाषाएं, दूसरी तरफ है भारतीय भाषाएं, अलग अलग लिखना है। तो विदेशी भाषाओं में चीनी, आप जानते हैं चीन की भाषा है, फ्रेंच फ्रांस की भाषा, स्पेनिश स्पेन की भाषा, रूसी रूस की भाषा और पुर्तगाली पुर्तगाल की भाषा। भारतीय भाषाओं में असमिया असम की भाषा है, डोगरी, मराठी, सिंधी और मलयालम, ये सभी भारत की भाषाएं हैं। तो जो जगह दिया हुआ है विदेशी भाषाओं में चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, पुर्तगाली, और भारतीय भाषाओं में आप लिखेंगे असमिया, डोगरी, मराठी, सिंधी और मलयालम। चौथा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है। आप जानते ही होंगे इसको। तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है, भाषा के द्वारा। बिना भाषा के विचारों का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। तो उत्तर क्या लिखेंगे, एक शब्द में उत्तर देना है तो भाषा के द्वारा। फिर है रेडियो पर किस भाषा का प्रयोग करते हैं। उत्तर होगा मौखिक भाषा का। रेडियो पर किस भाषा का, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर है लोकगीत, नहीं ग है, मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में
मुख का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लोकगीत तथा लोक कथा में भाषा के कौन से रूप प्रयोग में लाए जाते हैं? मौखिक रूप लाए जाते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखी स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? लिखिए। विज्ञापन में कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। कंप्यूटर पर काम करने में लिखित भाषा। माँ बेटे को समझाते हुए कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। लोकगीत में मौखिक भाषा। भाषण देते समय मौखिक भाषा। सरकारी कार्यालयों में, गवर्नमेंट ऑफिस में लिखित भाषा। तो ये सभी अभ्यास कार्य पहले पाठ के थे और जो परिभाषाएं लिखनी थी नोटबुक में वो भी मैंने बता दिया। अब दूसरा पाठ ये भी पूरा हो चुका है, वर्ण विचार। इसके भी अभ्यास कार्य आप देख लें। सबसे पहले है पहला प्रश्न का क, वर्ण किसे कहते हैं? पृष्ठ संख्या 13 पे दिया हुआ है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। इसको मूल ध्वनि भी कहा जाता है। फिर है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो ये भी पृष्ठ संख्या 13 पर दिया हुआ है। ह्रस्व स्वर में आप लिखेंगे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो पृष्ठ संख्या 15, पेज नंबर 15 पर आप देख सकते हैं य, र, ल, व। ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण हवा, इसमें अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। आप समझ चुके होंगे, अनुस्वार को नाक से बोलते हैं और अनुनासिक को नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। फिर है संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? तो पृष्ठ संख्या 14 पे यह भी है संयुक्ताक्षर। जब दो वर्णों को आपस में मिला करके नए वर्ण का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर संयुक्ताक्षर होता है। पृष्ठ संख्या 16 पे हिंदी वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्ताक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिला करके बोला जाता है और मिला करके ही लिखा जाता है, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप परिभाषा के रूप में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर आ गया अभ्यास कार्य है जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही करना है। पहला है सही अथवा गलत का निशान लगाइए। अ हिंदी का मूल स्वर है। अ ये वाला जो मैंने बताया था अंग्रेजी से आया हुआ है, जैसे ऑफिस, कॉफ़ी लिखते हैं, तो हिंदी का मूल स्वर है। ये क्या होगा? गलत। हिंदी का मूल स्वर नहीं है, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ है, तो गलत होगा। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है, यह भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार कहलाता है। व्यंजनों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के होता है, यह भी गलत है। व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से ही होता है। फिर है श, श, स और ह, नहीं उसके ऊपर है घ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, ये सही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, टुकड़े में विभक्त नहीं कर सकते, ये सही होगा। फिर है श, श, स, ह अंतस्थ व्यंजन है, ये गलत होगा। अंतस्थ नहीं है, ये उष्म व्यंजन है। अंतस्थ में य, र, ल, व आता है। अयोग वाह अं तथा अह का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यह भी गलत है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। और अनुनासिकता स्वरों का गुण है, ये सही होगा। अनुनासिकता स्वर का एक गुण है। फिर है उचित मात्रा लगा करके शब्द बनाइए। उचित मात्राओं का प्रयोग करके, ये तो आप खुद कर चुके होंगे, नया नया शब्द बनाना है, कुछ दिए हुए हैं उसमें मात्राएं लगा देनी है।
मैं जो लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि उत्तर यही हो, आप भी अपने ढंग से नया शब्द बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है म, ह और म, ऐसे दिया हुआ है म, ह और म। शब्द बना लीजिए। महिमा। फिर है ग र व, ग र व। इसमें आप बना सकते हैं ग्रीवा। ग्रीवा मतलब जीव होता है, ग्रीवा। प्रचन, आप बना के लिखेंगे प्राचीन। ग य क, गायक। फिर है क प त्र, तो बन जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र। फिर स ग म, इसको मिला के आप बताएंगे सुगम, मात्रा लगा के। म ह न त, एक ही मात्रा लगा देना, नया शब्द बन जाएगा मेहनत। और श क हा र, इसे आप बना लेना शाकाहारी। फिर है नीचे दिए वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना है। वर्ण विच्छेद आप पढ़ चुके हैं और नए शब्द का निर्माण करना भी आप सीख चुके हैं। फिर भी आप इसे देखें। पहला है क रि प आ ल उ, क्या बनेगा? कृपालु। पहले में होगा कृपालु। फिर बनेगा प्रयोग। आप वर्णों को देख लेना, जो नया शब्द बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, प्रयोग। फिर बनेगा स्वास्थ्य। इसके बाद उज्ज्वल, उज्ज्वल। फिर है यशस्वी और आशीर्वाद। यशस्वी, य है, कृष्ण है, कृष्ण है, यशस्वी। और फिर है आशीर्वाद, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। आशीर्वाद। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, अभी आप वर्ण संयोग कर रहे थे, अब है वर्ण विच्छेद करना। ईर्ष्या, ई र, फिर स य और आ, ईर्ष्या। सन्यासी, स, फिर म, फिर न, इसके बाद आएगा य, फिर आ आएगा, इसके बाद स और उसके बाद ई। सन्यासी होता है, जबकि मिलाकर के बनता है सन्यासी। फिर है अगला गृह कार्य। ग री ह अ, गृह हो गया, फिर प्लस क आ र य और अ, गृह कार्य। फिर है झंडा। झंडा कैसे बनेगा? झ, इसके बाद य, फिर ड और आ, झंडा। इसके बाद विश्वास। व ई स व आ, फिर है स और अ, विश्वास। इसके बाद अगला शब्द है वैष्णव। वैष्णव का वर्ण विच्छेद, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए। बोर्ड में हर साल 10वीं में 2 से 3 नंबर का प्रश्न वर्ण विच्छेद आता ही है। वैष्णव, व आए वैष्णव, फिर श ड़, फिर अ, इसके बाद व और इसके बाद अ, वैष्णव।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए व्यंजनों के संयोग से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। श और ट क्या बन सकता है? षटकोण और षटभुज। श और ट के मेल से षटकोण और षटभुज, ये दो शब्द मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। षटकोण और दूसरा शब्द हो सकता है षटभुज। फिर है ज और य। ज और य मिलकर क्या बनता है? ज्ञ बनता है ना। तो ज्ञ से दो शब्द बना दीजिए। ज्ञानी, ज्ञान लिख लीजिए। विज्ञान भी हो सकता है। फिर ल और ल, दो ल है, दो ल मिलकर क्या बनेगा? कोई नया शब्द लो, आपको इंटरेस्टिंग देते हैं, कल्लू। एक और दे देते हैं, गल्ला। एक और शब्द हो सकता है लल्लन। फिर है क और श। क और श मिलकर क्या बनता है? श बनता है। तो क्या बनेगा शब्द? छत्री बना लीजिए। छत्री और कक्षा लिख लीजिए या छत्रक। फिर है श और र। श्र बनता है। श्र से आप श्री लिख लीजिए और एक शब्द हो सकता है श्रम। श्रमिक भी हो सकता है शब्द। फिर न और य। न और य से क्या बनाएंगे आप? संन्यास बना लीजिए। संन्यास, सन्यासी कर लीजिए और शब्द। अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में से ऐसे तीन शब्द लिखिए जिनमें इन वर्णों का प्रयोग किया गया हो। एक तरफ वर्ण लिखा गया है और दूसरी तरफ तीन जगह दी गई है। सबसे पहले ढ, आप नया शब्द बना लेना। ढक्कन, गड्ढा, ढोल और भी हो सकते हैं। ऐसे ढ से पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई। ड़ से सड़क, कड़ा, रगड़। ड से डमरू, डलिया, डाल। न से नल, नटखट, नमक। ड़ से गणेश, गण, रणभूमि। तो आपने देखा कि इन दोनों पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर, परिभाषाओं को भी बताया गया और अभ्यास कार्य भी करवा दिया गया। आशा करता हूँ कि ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, एक भी डाउट नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर अब भी है तो ये जो आप रोज़ रोज़ पूछते रहते हैं ना, मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन निर्धारित किया जाए जिस दिन केवल डाउट क्लियर करें। तो प्रत्येक संडे, हर रविवार को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप चाहे तो फ़ोन करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल करें, जैसे आपकी इच्छा, आपकी सुविधा अनुसार आप अपने उन डाउट को, जो आपको भ्रम है, नोट करके रखें और रविवार के दिन 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपने इतनी रुचि ली, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।